बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोर्ट फीस एक्ट 1870, ये एक्ट नंबर 7 है 1877 का और 11 मार्च 1870 इसकी इनेक्टमेंट डेट है और इन्फोर्समेंट डेट इसकी 1 अप्रैल 1870 है। चैप्टर 1 है जी प्रिलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1, ये एक्ट जो है कोर्ट फीस एक्ट 1870 का लाएगा और ये पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है। 1A है जी, ये कोर्ट फीस एक्ट वाहिद ऐसा एक्ट है जिसकी प्रियम्बल नहीं है और इसकी डेफिनेशन क्लास भी 1A में दी गई है और सिर्फ एक ही है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से मुराद फेडरल गवर्नमेंट भी है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी। सेक्शन 2 इसका रिपील्ड है जी। चैप्टर 2 स्टार्ट होता है फीस इन द कोर्ट्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको सेक्शन याद नहीं आते तो फिर आप चैप्टर याद कर लिया करें कि चैप्टर्स जो है वो बहुत थोड़े से होते हैं और उससे आपको आइडिया हो जाता है आप रेलेवेंट प्रोविजन लिखते हुए या क्रॉस रेफरेंस में कि ये जो क्वेश्चन आया वो कौन से पोर्शन में से है। तो अगर आपको एग्जैक्ट सेक्शन भी नहीं याद तो आप चैप्टर का भी हवाला दे देंगे तो वो इनफ होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक। जैसे अब चैप्टर 1 है, इसके में सिर्फ सेक्शन 1, 1A और 2 है। चैप्टर 2 है जी, वो 3 से स्टार्ट हो रहा है। फीस इन द हाई कोर्ट्स, वो कहता है 3 लेवी ऑफ फीस इन द हाई कोर्ट्स ऑन देयर ओरिजिनल साइड्स। Fees payable for the time being to the clerks and officers other than the sheriffs or the attorney. The high courts or chargeable in each of such courts. Number 11 of the first, number 7, 12, 14, 20, 21 of the second schedule to the this act. इस एक्ट के में जो 2 शेड्यूल्स है, सेकेंड शेड्यूल में जो नंबर दिए गए हैं ये 11, 12, 7, 14, 20, 21, उसके तहत जो है वो हाई कोर्ट में फीस जो है वो पे की जाएगी। कोर्ट फीस shall be collected in the manner herein after appearing। जो मैनर आगे बताया गया है उस मैनर के तहत कोर्ट फीस जो है वो कलेक्ट की जाएगी। सेक्शन 4 कहता है जी फीस ऑन डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड इन हाई कोर्ट्स इन देयर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जुरिस्डिक्शन इन देयर एप्लेट जुरिस्डिक्शन एज कोर्ट ऑफ रेफरेंस एंड रिवीजन। कि हाई कोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट फाइल किए जाएंगे हाई कोर्ट में उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में या एप्लेट जुरिस्डिक्शन में या फिर उसकी रिवीजनल या रेफरेंसल जुरिस्डिक्शन में, मतलब हाई कोर्ट में रेफरेंस की जाएगी तो फिर उसका तरीकाकार क्या है उसमें भी वो कहता है नो डॉक्यूमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट सेकंड शेड्यूल टू दिस एनेक्स्ड एक्ट एनेक्ट एज चार्जेबल विद फीस शैल बी फाइल्ड exhibited or recorded in or shall be received or furnished by any of the high courts in any case coming before such court in the exercise of its extraordinary jurisdiction original jurisdiction or in the exercise of its extraordinary original criminal jurisdiction or in the exercise of jurisdiction as regards appeals of the judgments other than judgment passed in the exercise of the original jurisdiction of the court, two or more judges of the said court division exercise of jurisdiction as regard appeal from the subject of the superintendent's jurisdiction of reference revision unless in respect of such document there be paid a fee on amount of not less than the indicated by either of the said schedule एज द प्रॉपर फी फॉर सच डॉक्यूमेंट। इन शॉर्ट वो ये कह रहा है कि सेक्शन 4 में कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में पेश किया जाएगा अगर उसमें कोर्ट फीस नहीं लगाई जाएगी तो हाई कोर्ट जो है अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगी, चाहे वो उसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन हो, एप्लेट जुरिस्डिक्शन हो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो, रिविजनल जुरिस्डिक्शन हो या रेफरेंस हो। कोई भी केस जो है वो हाई कोर्ट में बगैर कोर्ट फीस के कोर्ट एक्सरसाइज नहीं करेगी। सेक्शन 4 ये कहता है। सेक्शन 5 है जी प्रोसीजर इन केस ऑफ डिफरेंस एज टू नेसेसिटी और अमाउंट ऑफ फ़ी। अगर कोई डिफरेंस अराइज हो जाता है कि अमाउंट ऑफ फ़ी के हवाले से तो फिर मामला किसके पास जाएगा, जो टैक्सिंग ऑफिसर है उसके पास रेफ़र करेगी हाई कोर्ट और वो उसका डिसीजन जो है वो फाइनल होगा, सिवाय इसके कि अगर उस क्वेश्चन इन हिज ओपिनियन वन ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस, अगर जनरल इम्पोर्टेंस का मामला है तो फिर क्या होगा, फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट है उसका फैसला जो है वो फाइनल डिसीजन होगा और जो चीफ जस्टिस है वो ही डिक्लेयर करेगा कि टैक्सिंग ऑफिसर जो है वो कौन होना चाहिए। चैप्टर 3 है जी फीस इन द अदर कोर्ट्स एंड इन पब्लिक ऑफिसेज। सेक्शन 6 फीस ऑन डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड ETC इन मुफस्सिल कोर्ट्स इन पब्लिक ऑफिस। ये मुफस्सिल कोर्ट जो है हमारे यहाँ तो नहीं है और जो ये UK में जो हम ब्रिटिश लॉ पढ़ते हैं तो ब्रिटिश में इन कोर्ट्स का जो एग्जिस्टेंस है वो उन्होंने एक स्पेशल एरियाज़ के हवाले से जो मतलब दूर दराज के इलाके हैं ना तो उनके लिए एक मुफस्सिल कोर्ट्स बनाई जाती हैं जो एक तरह की स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स की तरह से काम करती हैं, मतलब जो
स्पीडी मैटर को डिसाइड करने के हवाले से, कि जहाँ पर जो भी मैटर अराइज होता है वो उसी को उस वक्त डिसाइड कर देते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसका कोई वो नहीं है, तो इसको अमेंड किया जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि हम अपने लाज को रिव्यू नहीं करते तो फिर खैर। अच्छा जी, वो कहता है कि एक्सेप्ट इन द कोर्ट्स हेयर इन आफ्टर हेयर इन बिफोर मैंशन, वो जो सेक्शन 3, 4, 5 में जो बातें की गई हैं, नो डॉक्यूमेंट ऑफ एनी काइंड स्पेसिफाइड एज चार्जेबल इन फर्स्ट सेकंड शेड्यूल, इसमें भी वही बात कहता है कि वो जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब भी वो पेश किए जाएंगे कोई भी डॉक्यूमेंट, तो कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो है उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा, अगरचे उसके साथ अमाउंट, मतलब जब तक उसके साथ कोर्ट फीस की अमाउंट जो भी प्रॉपर फ़ी है वो पे ना कर दी जाए। तो ये 3, 4, 5, 6 मिलते जुलते ही हैं, इनमें एक ही बात मुख्तसरन की गई है कि जो शेड्यूल में जो फिक्स की गई है कोर्ट फीस, वो जब तक साथ नहीं लगाई जाएगी तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सेक्शन 7 है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंप्यूटेशन ऑफ फीस पेबल इन सर्टेन सूट्स। वो कहता है कि जी अमाउंट ऑफ फी पेबल अंडर दिस एक्ट इन दिस सूट नेक्स्ट हियर इन आफ्टर मैंशनड शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोड फॉर मनी, मनी सूट में इन सूट्स फॉर मनी इंक्लूडिंग सूट्स फॉर डैमेजेस और कंपनसेशन और एरियाज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एन्युटीज और ऑफ अदर सम्स पेबल पीरियडिकली अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम्ड। अगर वो कहता है मनी सूट है तो मनी सूट में जितनी अमाउंट क्लेम की गई है उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली ही उसकी जो है वो कोर्ट फीस पे की जाएगी। अब वो उसके अकॉर्डिंग वो जो शेड्यूल फर्स्ट है ना इसका, और उसका जो नंबर 1 है उसमें बताई गई है कि कौन से सूट में कितनी अमाउंट है, और उसमें 2 ही चीज़ें लिखी गई हैं कि एक तो 7.5%, और मतलब जितनी अमाउंट क्लेम की गई है उसका 7.5% जो है वो कोर्ट फीस पे की जाएगी, और उसके अलावा 15,000 से अबव नहीं होनी चाहिए कोर्ट फीस। मतलब कोई भी केस है तो उसमें मैक्सिमम जो कोर्ट फीस है वो 15,000 है, और जो मिनिमम है वो 7.5% है, और जितनी अमाउंट क्लेम की जाएगी उसका 7.5%। 2 में है जी फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युटीज इन सूट्स फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युटीज और अदर सम्स पेबल पीरियडिकली अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट एंड सच वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी 10 times द अमाउंट क्लेम्ड टू बी पेबल फॉर 1 year। 1 साल तक जितनी भी इसमें ये जो मेंटेनेंस एंड एन्युटीज़ होती हैं जो कि साल बाद आपने देने होते हैं, जैसे कोई अगर लीज़ है तो लीज़ के अमाउंट जो वो साल बाद दी जाती है, या कोई गवर्नमेंट पेमेंट्स होती हैं एन्युटीज़, या उसके अलावा मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस में ना 2 चीज़ें आती हैं, ये जो फॉर मनी वाले में भी मेंटेनेंस का एक लफ्ज़ है, और एक ये फॉर 2 में भी मेंटेनेंस का लफ्ज़ है। अब दोनों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मेंटेनेंस से मुराद जो ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होते हैं वो मेंटेनेंस है, और कुछ का व्यू है कि मेंटेनेंस से मुराद ये है कि जो फैमिली सूट में मेंटेनेंस है, तो पहले जो मेंटेनेंस था फैमिली सूट में उसके ऊपर भी कोर्ट फीस एप्लीकेबल होती थी, और अब तो फैमिली केसेस में एप्लीकेबल नहीं है कोर्ट फीस, तो ये उस हवाले से है। तो जितनी भी वो साल में पे करनी होगी उसका उस अमाउंट को 10 से ज़रब देंगे, और फिर वो जितनी अमाउंट बनेगी वो कोर्ट फीस के तौर पर पे की जाएगी। लेकिन शेड्यूल 1 वाला वो फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि वो फिक्स कर दी गई अमाउंट के, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और ये क्यों की गई है वो PLD 2000 FSC पेज 1 उस जजमेंट है जो फेडरल शरीयत कोर्ट की एक डिटेल्ड जजमेंट है, उसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये जो कोर्ट फीस एक्ट है ये अन इस्लामिक है और इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो उस जजमेंट के बाद बजाय इसको ख़त्म करने के इसमें एक सर्टेन अमाउंट सेट कर दी गई 15,000 की, 15,000 से ज़्यादा नहीं होंगी, और फैमिली कोर्ट की 15 रुपये फ़िक्स कर दी गई। इसमें नहीं है सेक्शन 7 है, लेकिन वो 7A अमेंड हुआ है जिसमें ये बात की गई है कि क्रिमिनल कोर्ट्स में कोई फैमिली कोर्ट फीस नहीं होगी, फैमिली केस में 15 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, और बाकी जो अदर मैटर्स है जिसमें ये बताया गया उसके 7.5% या फिर मैक्सिमम 15,000 होगी। ये इन शॉर्ट पूरे कोर्ट फीस का क्रक्स है जो मैंने अभी बताया। अच्छा जी, फिर भी पढ़ना तो है ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग अ मार्केट वैल्यू in suits for movable property other than money where the subject matter has a market value according to such value at the date of presenting the plaint, जिस दिन दावा दायर होगा उस दिन जो मार्केट वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की उसके मुताबिक कोर्ट फीस लगाएगी, ये मूवेबल के लिए। अब इन सूट्स फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ नो मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू नहीं है किसी सूट की तो फिर इसके
for property where subject matter has no market value, as for instance in the case of documents relating to title. टू इन्फोर्स, ये सारी चीज़ें अब सिर्फ डिफाइन कर रहा है, आगे बताएगा कि इसकी कोर्ट फीस कितनी हो लगेगी। वो उसका जितना रिलीफ सॉर्ट करेगा ना प्लेंटिफ, मतलब प्लेंटिफ जो कहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है, तो उसकी बताई गई वैल्यू के मुताबिक कोर्ट फीस लगेगी। टू इन्फोर्स राइट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी शेयर फॉर, तो जितना जिसका शेयर होगा जो क्लेम कर रहा होगा उसके मुताबिक उसकी कोर्ट फीस लगेगी। फॉर डिक्लेरेटरी डिक्री एंड कंसिक्वेंशियल रिलीफ, ये जो लोग कहते हैं दावा इस्तकरार हक में कोर्ट फीस नहीं लगती, तो वो इसके मुताबिक कोर्ट फीस नहीं लगती, लेकिन अगर उसमें भी रिलीफ जो उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो फिर कोर्ट फीस लगेगी। अगर कुछ वो क्लेम कर रहा होगा, अगर सिर्फ डिक्लेयर कर रहा होगा तो फिर कोर्ट फीस नहीं लगती। For an injunction, to obtain an injunction, for easement, for a right to some benefit not herein otherwise provided for to arise out of land, and for accounts, according to the amount which at which the relief sought is valued in the plaint or memorandum of appeal। अब वो कहता है कि जितनी वैल्यू उसने कही होगी उसके मुताबिक कोर्ट फीस लगेगी। ये जो ऊपर क्लास 4 में जितनी चीज़ें बताई गई हैं सारी, मतलब उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, अगर शेयर है, जॉइंट फैमिली का डिक्लेरेटरी डिक्री है, इंजंक्शन है, ईजमेंट है, या अकाउंट्स के हवाले से। ये अकाउंट्स वो जो फहमीद हिसाब किताब होता है ना, उसके वो वाला अकाउंट्स है। इन ऑल सच सूट्स द प्लेंटिफ शैल स्टेट द अमाउंट एट विच ही वैल्यूज द रिलीफ सॉर्ट। इन तमाम सूट में प्लेंटिफ बताएगा कि वो उसकी वैल्यू कितनी है सूट की। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लास शैल अप्लाई टू सूट मेंशन इन क्लास 4 है। क्लास 4 है ये जो अभी आ रही है, उसमें वो अप्लाई नहीं करेगी। मतलब ये जो प्लेंटिफ कहेगा ना कि मेरे सूट की वैल्यू इतनी है, तो वो बात एप्लीकेबल नहीं होगी। ये भी बाद में अमेंड किया गया, पहले ये चीज़ नहीं थी इसमें, और ये इस वजह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता था। अच्छा जी, 4A क्या कहता है? फॉर अ डिक्लेरेटरी डिक्री रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ अलेज्ड सेल ETC इन सूट्स फॉर अ डिक्लेरेटरी डिग्री। अब दावा इस्तकरार हक है विद और विदाउट कंसिक्वेंशियल रिलीफ एज अ राइट और इन टाइटल और टू इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन अलेज्ड सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज और मॉर्गेज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब अगर कोई मामला ऐसा है कि वो उसने इस्तकरार हक का दावा है, लेकिन उसमें उसने किसी सेल को चैलेंज किया, गिफ्ट को चैलेंज किया, एक्सचेंज को चैलेंज किया, या मॉर्गेज को चैलेंज किया, तो फिर उस प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से कोर्ट फीस लगेगी। ये जब अमेंड होकर आया तो इस पर कोर्ट फीस लगती है, अदरवाइज़ पहले जब ये 4A नहीं था तो फिर इसके ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगती थी, और इस वजह से अब तक ये डिस्प्यूटेड चल रहा है। मतलब इसको भी कंट्राडिक्शन वाले व्यूज़ हैं इसमें कि वो एज़ पर इस्लाम है या नहीं है। खैर वो एक अदरवाइज मैटर है फ़िलहाल। फॉर पोजेशन ऑफ लैंड्स, हाउस एंड गार्डन्स, गार्डन हाउस की पोजेशन के हवाले से अगर कोई मामला है तो फिर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है, और जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर लैंड है और उसका नेट प्रॉफिट्स आते हैं, मतलब जो गार्डन है या उसमें बाग लगे हुए हैं आमों का, तो फिर उसका जो सालाना जो एनुअल इनकम होती है उसकी नेट प्रॉफिट है, तो उसका 15 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 15 टाइम्स सच नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट का 15 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो जितनी अमाउंट होगी वो कोर्ट फीस दी जाएगी। ये दिखने में ही पता नहीं किसने कोर्ट फीस बनाया, मतलब जितना उसका नेट प्रॉफिट है उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी, तो फिर उस बेचारे के पास क्या बचेगा अगर वो कोर्ट फीस ही वही सारी पे कर देगा। खैर, लेकिन अब ये अप्लाई नहीं होता, वो 15,000 और 7.5% वाला फार्मूला अपना याद रखना है। वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज लैंड एंड वेयर नो सच प्रॉफिट्स हैज अराइजन देयर फ्रॉम, मार्केट वैल्यू ऑफ सच लैंड वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज हाउस और गार्डन अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ दोज हाउस और गार्डन। मार्केट वैल्यू वाली बात एक आपने याद रखनी है इसमें, और सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू के हवाले से। टू इन्फोर्स अ राइट ऑफ प्रियम्पशन, प्रियम्पशन का राइट क्लास 6 है जिसकी। इन सोर्स टू इन्फोर्स अ राइट ऑफ प्रियम्पशन where the subject matter is land according to the value of the land in respect of which the right is claimed, calculated by multiplying the produce index unit of such land with the money value of produce index as notified by the government, where the subject matter is a house or garden in according to the value computed in accordance with class 5. This second produce index unit means the measure notified by the government in terms of which the productivity of an acre of land of a particular kind of
इन अ पर्टिकुलर असेसमेंट सर्कल एरिया इन कंप्यूटेड इज कंप्यूटेड। ये आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट अगर आपने पढ़ा है ना उसके रूल्स, तो उसमें भी इसको डिफाइन किया गया प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट को। ये क्या होता है कि जी आपका एक पूरी लैंड के लिए गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करती है कि प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट ये है कि मतलब इतने परसेंट इस लैंड की अगर इतने परसेंट प्रोड्यूस होगी, मतलब अगर किसी की एकड़ है 50 एकड़ ज़मीन है और उसके ऊपर उसने 5% फॉर एग्जांपल टैक्स पे करना है वो गवर्नमेंट को, तो वो जो है उस ज़मीन के ऊपर टैक्स नहीं होता। जो उसकी काश्त होती है वो काश्त के ऊपर बेसिकली टैक्स होता है कि अगर उसकी 50 एकड़ ज़मीन है और 50 एकड़ में उसका 1 एकड़ सिर्फ काश्त हो रहा है या 10 एकड़ काश्त हो रही है, तो वो उस काश्त के ऊपर से उसे वैल्यू जो प्रॉफिट हासिल हो रहा होगा ना कि उसे पूरी प्रॉपर्टी पर हासिल हो रहा है। तो वो इस तरह के हवाले से प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट कोर्ट ने लगाया। तो अगर प्रीएम्पशन का राइट है तो प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट के हवाले से अकॉर्डिंगली उसकी कोर्ट फीस पे की जाएगी। सेक्शन 7 की क्लास 7 है जी फॉर इंटरेस्ट ऑफ असाइनी ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब इन सोर्स फॉर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ असाइनी ऑफ लैंड रेवेन्यू 15 टाइम्स हिज नेट प्रॉफिट एज सच फॉर द ईयर नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द प्लेंट। अब इसके प्रैक्टिकल तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसकी हेडिंग्स बनाएंगे तो फिर आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि 15 टाइम्स कहाँ कहाँ आता है। वो गार्डन वाले में 15 टाइम्स आया और उसके अलावा असाइनी ऑफ इंटरेस्ट में 15 टाइम्स है। बाकी सब में सब्जेक्ट मैटर के हवाले से, प्रीएम्पशन में प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट के हवाले से कोर्ट फीस पे की जाएगी। आगे है जी 8 में टू सेट असाइड एन अटैचमेंट इन सूट टू सेट असाइड एन अटैचमेंट ऑफ लैंड ऑफ एन इंटरेस्ट in land revenue according to the amount for which the land or interest was attached, provided that where such amount exceeds the value of land or interest, the amount of fee shall be computed as if the suit were for the possession of such land or interest। अब अटैचमेंट अगर सेट साइड करवानी है तो फिर उस अमाउंट के जितनी अमाउंट पर वो इंटरेस्ट किया वो जो उसकी अटैचमेंट हुई थी उसके मुताबिक कोर्ट फीस लगाई जाएगी। To redeem 9 in suits against a mortgagee for the recovery of property mortgage, जितनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई होगी उस प्रॉपर्टी को रिडीम करवाने के लिए भी कोर्ट फीस लगाई जाएगी। टू फॉर क्लियर इन सूट्स बाय मॉर्गेजी फॉर क्लियर द मॉर्गेज और वेयर द अमाउंट ऑफ मॉर्गेज इज मेड बाय कंडीशनल सेल to have the sale declared absolute according to the principal money expressed to be secured by the instrument of the mortgage। अब मॉर्गेज में दो तरह की अमाउंट्स होती हैं, एक प्रिंसिपल मनी होती है और एक इंटरेस्ट पेमेंट होती है। तो जो प्रिंसिपल मनी होगी उसके मुताबिक कोर्ट फीस लगाई जाएगी, ना कि जो इंटरेस्ट मनी उसकी वो जमा हो के काफ़ी सारी बन गई है उसके मुताबिक नहीं लगेगी। For specific performance in suit for specific performance of a contract of sale according to the amount of the consideration or अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन के हिसाब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो जितनी अमाउंट कंसिडरेशन की है उसके मुताबिक कोर्ट फीस लगेगी। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज अकॉर्डिंग टू द अमाउंट अग्रीड टू बी सिक्योर्ड, वही प्रिंसिपल अमाउंट जितनी भी होगी उसके मुताबिक लगेगी। ऑफ अ कोर्ट ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज, अगर लीज का कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट गेट अमाउंट ऑफ द फाइन और प्रीमियम if any and of the rent agreed to be paid during the first year of the term। तीन चीज़ों को मिला के एग्रीगेट बनाया जाएगा और उसके मुताबिक लीज की का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोर्ट फीस लगाया जाएगी, उसका फाइन प्रीमियम और रेंट जो भी अग्री हुआ है पहले साल के लिए। ऑफ एन अवार्ड, अगर अवार्ड का दावा है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, जितनी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड वैल्यू है उसके मुताबिक कोर्ट फीस लगाई जाएगी। अच्छा जी, सेक्शन 7 का 11 है क्लास बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। In the following suits between landlord and tenant for the delivery by a tenant of the counterpart of a lease to enhance the rent of a tenant having a right of occupancy for the delivery by a landlord of lease for the recovery of immovable property from a tenant including a tenant holding over after the determination of a tenancy to contest a notice of ejectment to recover the occupancy of immovable property from which a tenant has been illegally ejected by landlord। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान भी जो भी मामला होगा उसके ऊपर भी कोर्ट फीस लगेगी। फॉर द अबेटमेंट ऑफ रेंट, ये सारे मामला लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द रेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू विच द सूट रेफर्स पेबल फॉर द नेक्स्ट ईयर बिफोर द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द पेमेंट इन सूट्स
not expressly provided for in the section according to the value claimed, but such value shall not be less than a value which should attract a court fee of less than 15 रुपीज़। 15 रुपये से कम की जो मामलात होंगे उस पर कोर्ट फीस नहीं लगेगी, और मतलब 15 रुपये से कम की कोर्ट फीस नहीं होगी किसी भी मैटर में, और उससे ज़्यादा होगी जितना भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी। अच्छा जी, इसके बाद एक सेक्शन 7A भी है अमेंडेड, वो इसमें नहीं है तो उसको आप देख लीजिएगा कि वो उसमें सिर्फ यही बात है कि क्रिमिनल कोर्ट्स में कोर्ट फीस नहीं लगेगी, फैमिली कोर्ट में 15 रुपये से ज़्यादा नहीं लगेगी, और बाकी मामलात में जो ये सेक्शन 7 ने बताया वही लगेगी। सेक्शन 8 है जी, फ़ी ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर रिलेटिंग टू कंपनसेशन। अगर कंपनसेशन का मामला है और उसमें अपील की गई है तो अपील में भी कोर्ट फीस लगती है। अच्छा, इस पर अगर सवाल आ जाए कि जो अगर नीचे वाली कोर्ट में कोर्ट फीस लगाई है तो फिर उसके फैसले के खिलाफ अपील किया तो अपील में भी कोर्ट फीस लगेगी या नहीं लगेगी, तो ये 8 के मुताबिक लगेगी। सेक्शन 9 है जी, पावर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट्स और मार्केट वैल्यू। जो अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ उस हाउस गार्डन लैंड जो भी मेंशन किया गया है उस सेक्शन 7 के पैराग्राफ 5-6 में, या फिर वो रॉन्गली एस्टिमेट किया गया, तो फिर कोर्ट जो है वो कोर्ट फी को कंप्यूट करेगी और इशू करेगी कमीशन के वो प्रॉपर पर्सन को कि वो लोकल इन्वेस्टिगेशन करे और उसकी नेसेसरी एक रिपोर्ट मेंशन करे, कोर्ट को दे। मतलब कोर्ट की पावर है कि वो अगर वो रॉन्गली एस्टिमेटेड की गई है उसकी लैंड की वैल्यू तो फिर वो कमीशन इशू करेगी और वो एक प्रॉपर रिपोर्ट देगा और फिर उसके मुताबिक वैल्यू तय की जाएगी। सेक्शन 10 है जी, इसका प्रोसीजर वेयर नेट प्रॉफिट्स ऑफ मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेटेड। अब पहले में ये है कि 9 में कि अगर कोर्ट को लगता है कि मार्केट वैल्यू रॉन्गली एस्टिमेटेड है, फिर अगर रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि वाकई रॉन्गली एस्टिमेटेड है, तो फिर कोर्ट जो है वो उसको अगर उसमें रिफ़ंड करेगी अगर एक्सेस पे फीड है, और अगर इनएफिशिएंट सफिशिएंट है तो फिर उसको प्लेंटिफ को कहेगी कि आप अपनी एडिशनल फ़ी जो है वो पे करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, और उसके हवाले से कोर्ट जो है वो, और अगर वो नहीं की पे करता एडिशनल फ़ी तो फिर कोर्ट जो है वो फिक्स डेट फिक्स करेगी, और अगर वो उस डेट पर भी नहीं करता तो फिर क्या करेगी, सूट डिसमिस हो जाएगा। कोर्ट फीस की पे ना करने की वजह से भी सूट डिसमिस हो जाता है। सेक्शन 10 कोर्ट फीस एक्ट। सेक्शन 11 है जी, प्रोसीजर इन सूट्स फॉर मैसनी प्रॉफिट और अकाउंट्स व्हेन अमाउंट डिक्रीड एक्सीड्स अमाउंट क्लेम। अब ये मैसनी प्रॉफिट क्या होता है, ये इसको सीपीसी में सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया कि अगर कोई रॉन्गफुल पोजेसर है, मतलब अगर किसी के पास कोई पोजेशन है और उसने रॉन्गफुल पोजेशन ली हुई है और उस पोजेशन की वजह से उसे कोई बेनिफिट अराइज हुआ है, तो वो जो बेनिफिट उसे मिला है उस रॉन्गफुल पोजेशन के होने में उसको कहते हैं मैसनी प्रॉफिट, और जो एक्चुअल पर्सन इंटाइटल होता है उस प्रॉपर्टी का वो उस मैसनी प्रॉफिट को क्लेम कर सकता है, लेकिन वो क्लेम करेगा तो कोर्ट फीस लगाएगा सेक्शन 11 के तहत। ठीक हो गया। जितना रिलीफ वो स्टार्ट करेगा उसके मुताबिक उसकी कोर्ट फीस लगाई जाएगी। रिफंड वेयर अमाउंट डिक्रीड इज लेस देन द अमाउंट क्लेम्ड। अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जितनी अमाउंट उसने क्लेम की थी और उसने उस क्लेम के हिसाब से कोर्ट फीस लगा दी थी, लेकिन जो डिक्री की अमाउंट है, मतलब उसने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की क्लेम किया था और 10 लाख के हिसाब से उसने कोर्ट फीस लगा दी, लेकिन उसकी जो डिक्री हुई वो 5 लाख की, तो फिर बाकी जो कोर्ट फीस है उसे रिफ़ंड कर दी जाएगी क्योंकि वो फिर एक्सेस होगी ना उस हिसाब से। ये है जी 11 की क्लास 2 में। सेक्शन 12 डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के हवाले से जो है कोई भी क्वेश्चन अगर वैल्यूएशन के हवाले से अराइज होता है या कोर्ट फीस के हवाले से कि जो भी चार्ज की गई है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी मेमोरेंडम ऑफ प्लेंट के हवाले से, और या जो भी, तो कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल होगा बिटवीन द पार्टी टू द सूट। लेकिन अगर कोई सूट कोर्ट के पास आता है या कोई अपील आती है रेफरेंस या रिवीजन जिसमें कोर्ट को लगता है कि क्वेश्चन जो है वो रॉन्गली डिसाइडेड हो गया, मतलब नीचे वाली कोर्ट ने अगर डिसाइड कर दिया तो ऊपर वाली कोर्ट जो है उसको चेक कर सकती है, और डिटर्मिनेशन ऑफ द रेवेन्यू इट शैल रिक्वायर द पार्टी टू होम सच फीस हैज़ बीन पेड सो मच एडिशनल फी दो, तो अगर उसमें कोई ज़्यादा कोर्ट फीस भी की गई है तो फिर उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। मतलब अब ये 10 में भी रिफ़ंड 11 में भी रिफ़ंड है, और 10 में रिफ़ंड जो है वो अगर रॉन्गली एस्टिमेटेड हो गया तो फिर कोर्ट फीस वापस हो जाएगी। 11 में अगर मैसनी प्रॉफिट का उसमें अगर एक्सेस पे हो गई है तो भी वापस हो सकती है। 12 में अगर एवेल्यूएशन उसकी गलत हुई है तो भी वापस हो सकती है।
रिफंड के का क्वेश्चन अगर कोर्ट फीस एक्ट से आता है तो आपने 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक लिखना है। ठीक हो गया। 13 में रिफंड ऑफ फी पेड ऑन मेमोरेंडम ऑफ अपील। इसमें है कि अगर अपील में मेमोरेंडम ऑफ अपील पे आपने कोर्ट फी लगाई और केस रिमांड हो गया तो फिर जो है वो कोर्ट फीस वापस हो जाएगी, और अगर वो पहले से कुछ हिस्से के लिए रिमांड हुआ तो जितने हिस्से के लिए रिमांड होगा उतनी वापस हो जाएगी। सेक्शन 14 है जी रिफंड ऑफ फी ऑन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट। रिव्यू ऑफ जजमेंट के हवाले से भी कोर्ट फीस जो है वो लगाई जाएगी। अगर एक्स्ट्रा विद एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट इज प्रेजेंटेड और आफ्टर 90th डे, 90 दिन के अंदर, मतलब जो रिव्यू अगर फाइल किया गया है डेट ऑफ डिक्री, तो कोर्ट अंडर डिले वाज का द एप्लीकेंट लेचेस may in its discretion grant him certificate authorizing him to receive back from the collector so much collector fee on the application exceed fee which would have been payable had it presented before such day। मतलब 90 दिन के अंदर अंदर अगर उसने कोर्ट फीस रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की है तो फिर उसकी कोर्ट फीस वापस हो सकती है, अगर उसके बाद किया तो फिर नहीं होगी। हाँ, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इसने कोई सफिशिएंट काज है डिलेस की, तो फिर वो जो है उसकी कोर्ट जो है उसे सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकती है। सेक्शन 15 है जी इसका रिफंड वेयर कोर्ट रिवर्सेस और मॉडिफाइज इट्स फॉर्मर डिसीजन ऑन ग्राउंड ऑफ मिस्टेक। अगर कोर्ट where an application for review of judgment is admitted and where on the rehearing the court reverses or modifies its former decision on the ground of mistake in law or fact, the applicant shall be entitled to certificate from the court authorizing him to receive back from the collector so much of fee paid on the application। अगर जो है मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से उसने कोई वो फैसला हो गया और वो ग्राउंड ये है तो फिर उसको कोर्ट फीस जो वापस कर दी जाएगी। बट नथिंग इन दिस सेक्शन in former part of this section shall entitle applicant to such certificate where the reversal or modification is due wholly or in part fresh evidence which might have been produced at the original hearing। मतलब अगर वो ही पहले वाले मामले के ऊपर ही वो रिवर्स हो गया या मॉडिफाई हो गया और वो उसमें मिस्टेक ऑफ लॉ थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, लेकिन अगर नई एविडेंस उसमें आ रही है, मतलब नए फैक्ट्स अराइज हो गए, तो फिर वापस नहीं होगी। अच्छा जी, ये था हमारा सेक्शन 15। 16 ओमिटेड है, एडिशनल पे के हवाले से था। 17 है मल्टीफेरियस सूट। इस पर भी अक्सर नोट आ जाता है। मल्टीफेरियस सूट क्या होता है कि एक से ज़्यादा दावाजात को एक ही दावे के अंदर लिखा जा सकता है। जैसे फैमिली कोर्ट में जो हक महर का दावा और जो है मेंटेनेंस का दावा और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा, तो वो सारे दावे इकट्ठे करके एक ही सूट फाइल किया जा सकता है। तो फिर उसमें सबका जो एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट अमाउंट के ऊपर कोर्ट फीस जो है चार्ज की जाएगी। सेक्शन 18 है जी रिटन एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट्स। अगर when the first or only examination of a person who complains of the offense of wrongful confinement or of wrongful restraint or of any offense other than an offense for which police officers may arrest without warrant and who has not already presented a petition on which a fee has been levied under this act is reduced to writing under the provision of this code the criminal procedure, the complainant shall pay a fee of 1 rupee unless the court thinks फिट टू रिमेट सच पेमेंट। अब ये जो है रिटन एग्जामिनेशन है अगर कंप्लेंट का, कंप्लेनेंट्स ये जो वो 200 के तहत कंप्लेंट फाइल की जाती है ना सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, तो उसमें 1 रुपये की कोर्ट फीस लगाई जाएगी। सिवाय इसके कोर्ट अगर मुनासिब समझ दिया तो वो भी वापस कर देगी। इसको भी ओमिट किया, हालांकि ओमिट उन्होंने किया 33 में, और लेकिन कमाल करते हैं हमारे लेजिस्लेचर। अच्छा खैर दी 19 एग्जामिशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर कोर्ट फीस नहीं लगती, जो कोर्ट फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल रेंडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स चार्जेबल with any fee, power of attorney to institute or defend a suit when executed by an officer, warrant officer, non-commissioned officer or private. The Pakistan Army is not in civil employment. Power of attorney जो है वो exempt है from court fee से अगर वो जो आर्म्ड फोर्सेस वालों ने लगाया है तो। रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। रिटन स्टेटमेंट पर भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। Probate of a will, letter of administration and save as regard debts and certificates, security certificates under Bombay regulation। इसको भी अमेंड करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं करते ये लोग अमेंड। Where the amount or value of property in respect of which the probate or letters or certificates shall be granted does not exceed 1000 rupees। अगर ये जो probate of will, letters of administration है, probate of will और letters of administration क्या है, इसका आगे पूरा एक चैप्टर है, अभी नेक्स्ट आएगा।
चलो उसमें उधर डिस्कस करते हैं इसको। 9 है जी, एप्लीकेशन और पटिशन टू अ कलेक्टर और अदर ऑफिसर मेकिंग अ सेटलमेंट of land revenue or to a board of revenue or a commissioner of revenue relating to matters connected with the assessment of land or the ascertainment of rights thereto or interest therein if presented previous to the final confirmation of settlement. Application relating to supply of irrigation of water belonging to government। अब ये जो पटिशन अगर कोई कलेक्टर को पेश की गई या कमिश्नर को, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर को अगर कोई भी पटिशन दी गई है तो उसके ऊपर भी कोर्ट फीस नहीं, वो ये फीस नहीं पे की जाएगी। एप्लीकेशन रिलेटिंग टू इरिगेशन डिपार्टमेंट को अगर कोई दी गई है जो कि गवर्नमेंट से बिलोंग करता है, उस पर भी कोई फी पे नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर लीव टू एक्सटेंड कल्टिवेशन और रिलिंक्विश्ड लैंड व्हेन प्रेजेंटेड टू एन ऑफिसर ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय अ पर्सन होल्डिंग अंडर डायरेक्ट engagement with government land of which the revenue is settled but not permanently। कल्टीवेशन, ये जो कास्ट के हवाले से अगर कोई मामला है उसके ऊपर कोई अगर वो दी गई एप्लीकेशन तो उस पर भी कोई फ़ी पेबल नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ लैंड और ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ रेंट की इन्हेंसमेंट के हवाले से या लैंड छोड़ने के हवाले से कोई एप्लीकेशन है तो उस पर भी कोई फ़ी पेबल नहीं है। रिटर्न अथॉरिटी टू एन एजेंट टू डिस्ट्रेंट, अगर कोई एजेंट को डिस्ट्रेंट होती है, ये एक अटैचमेंट से रिलेटेड वर्ड है कि वो अगर किसी की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए अगर कोई एजेंट जो है मतलब जो किसी अथॉरिटी की तरफ से गया, जैसे लैंड रेवेन्यू में होता है, तो वो उसके पास अगर कोई रिटर्न अथॉरिटी है तो उसके ऊपर भी कोई फीस नहीं पे की जाएगी। फर्स्ट एप्लीकेशन अदर देन पटिशन कंटेनिंग क्रिमिनल चार्ज और इंफॉर्मेशन फॉर द समन्स ऑफ अ विटनेस और अदर पर्सन टू अटेंड ईदर टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट or in respect of the production or filing of an exhibit not being an affidavit made for the immediate possession purpose of being produced in the court। एप्लीकेशन है जी कोई समन्स विटनेस के समन के हवाले से, तो उसके ऊपर भी कोई कोर्ट फीस नहीं की जाएगी। एग्जिबिट अगर उसको बुलाया गया कि वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करवाए या फिर एफिडेविट दे तो उस हवाले से। बेल बॉन्ड्स इन क्रिमिनल केसेस रिकॉग्नाइजेस to recognizance to prosecute or give evidence and recognizance for personal appearance or otherwise। बेल बॉन्ड में भी फी पे नहीं की जाएगी। petition by a prisoner or other person in duress or under restraint of any court or its officers। अगर प्रिजनर ने जो कैदी होते हैं उसने कोई पटिशन दिया तो उस पर भी कोई फ़ी पे नहीं की जाएगी। कंप्लेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन पाकिस्तान पिनल कोड, अ म्यूनसिपल ऑफिसर और एन ऑफिसर और सर्वेंट। हाँ, रेलवे कंपनी, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन है तो कंप्लेंट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, तो उस पर भी कोई कोर्ट फीस नहीं पे की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू कट टिम्बर इन गवर्नमेंट फॉरेस्ट और अदरवाइज रिलेटिंग टू सच फॉरेस्ट, जो अगर ये जो जंगलात होते हैं उसको काटने के लिए परमिशन ली जाती है तो उस परमिशन की एप्लीकेशन पर भी फ़ी पे नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ड्यू बाय गवर्नमेंट और टू द एप्लीकेंट, गवर्नमेंट के मतलब अगर गवर्नमेंट ने कोई पेमेंट एप्लीकेंट को देनी है तो उस पर भी कोई कोर्ट फी नहीं लगेगी। ये जो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है ना प्रॉपर्टी, तो वो पेमेंट गवर्नमेंट ने एप्लीकेंट को देनी होती है और वो नहीं देती तो फिर कोर्ट जो एप्लीकेंट है वो सूट फाइल कर सकते हैं उनके खिलाफ। पेटिशन ऑफ अपील अगेंस्ट द चौकीदारी असेसमेंट अंडर एक्ट 20 ऑफ 1856 और अगेंस्ट एनी म्यूनसिपल टैक्स। एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक पर्पस, पब्लिक पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है उसके हवाले से भी कंपनसेशन की एप्लीकेशन अगर कोई आई है तो वो उस पर भी फी पे नहीं की जाएगी। पिटिशन अंडर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 सेक्शन 45 एंड सेक्शन 46 उसके ऊपर भी नहीं दी जाएगी। अच्छा जी, चैप्टर 3A हैज़ प्रोवेट्स लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये होता क्या है कि अगर कोई बंदा मर जाता है और उसका कोई वारिस नहीं आई या मिल नहीं रहा फिलहाल फॉर द टाइम बिंग कि पता नहीं कौन है उसके लीगल हेरिस या वारसान या उसके क्लेमेंट उस प्रॉपर्टी के, तो फिर फॉर द टाइम बिंग कोर्ट क्या करती है कि उसके हवाले से एक बंदा अपॉइंट कर दिया जाता है जो उसकी प्रॉपर्टी की प्रॉपर केयर टेक करता है। प्रोबेट्स लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसे कहते हैं या सर्टिफिकेट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो पर्सन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है और वो उसकी पावर्स सारी एक्सरसाइज करता है और उसकी प्रॉपर केयर एंड टेक करता है। वो सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो इस चैप्टर में लिखा गया है। और
प्रोबेट्स किसे कहते हैं? विल के, जो विल होती है वो अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वसीयत की, और वसीयत करने के बाद उसने वो रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसका पूरा प्रोसीजर है, प्रोबेट विल का, रजिस्ट्रार को वो जमा करवाता है और रजिस्ट्रार जो है वो उसको सील बॉक्स में रख देता है। जब वो बंदा मर जाता है फिर उसको निकाला जाता है, खोला जाता है और फिर देखा जाता है कि वो किसको उसने वसीयत की। तो जब तक वो प्रोसीजर हो नहीं जाता तब तक एक उस प्रॉपर्टी की केयर टेक करने के लिए या उसके सारे मामलों को डील करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है। 19 एज ए रिलीफ वेयर टू हाई अ कोर्ट फी हैज़ बीन पेड। अगर बहुत ज़्यादा कोर्ट फी पे की गई होगी तो फिर जितनी भी वो कोर्ट फी है, एक्स्ट्रा कोर्ट फी, तो उसको वापस कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े सेक्शन हैं, इसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा हो गया, पौने घंटे में इसको कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। कॉन्सेप्ट दे रही हूँ सबका कि इसमें क्या क्या बातें हैं, बाकी आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। 19 बी है जे रिलीफ वेयर डेट्स ड्यू फ्रॉम अ डिसीज पर्सन हैव बीन पेड आउट ऑफ हिज स्टेट। अगर उस की जो प्रॉपर्टी है उसमें से उसका जितना भी जो भी कर्जा है वो पे किया जाएगा। रिलीफ इन केसेस ऑफ सेवरल ग्रांट्स, जितनी भी जो भी ग्रांट्स उसका मिली होंगी उसके हवाले से उसका इसमें क्या था, वेन एवर अ ग्रांट ऑफ प्रोबेट लेटर्स एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन रेजन इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ होल ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू एन स्टेट द फुल फी चार्जेबल। तो फिर उसके ऊपर फुल फी चार्ज की जाएगी, ग्रांट अगर कोई लेने के हवाले से होगा। 19 DAG प्रोबेट इज डिक्लेयर्ड वैलिड एज टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी दो नॉट कवर्ड बाय कोर्ट फी। प्रोबेट जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं वैलिड ट्रस्ट प्रॉपर्टी के हवाले से डिक्लेयर है, और अगरचे उसके ऊपर कोर्ट फी नहीं पे की जाती, मतलब ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टी उसके ऊपर कोई कोर्ट फीस पे नहीं की जाती। 19C है प्रोविजन फॉर केस वेयर टू लो अ कोर्ट फी हैज़ बीन पेड ऑन प्रोबेट सीटीसी। अगर कोर्ट फीस जो है बहुत कम पे की गई है तो फिर उसे कहा जाएगा कि उसको जो एक्चुअल कोर्ट फी पे की जानी चाहिए वो पे की जाए। एडमिनिस्ट्रेटर टू गिव प्रॉपर सिक्योरिटी बिफोर लेटर्स स्टैम्प्ड अंडर सेक्शन 19E। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रॉपर सिक्योरिटी देगा, और उसके ये जो 19 में मतलब अगर कम कोर्ट फी पे की गई है तो एडमिनिस्ट्रेटर के हैंड ओवर है ना वो सारी चीज़ें, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर ने ही वो सारी कोर्ट फी पे करनी है उसकी प्रॉपर्टी में से, स्टेट में से। 19 है जी एग्जीक्यूटर इट इज़ नॉट पेइंग फुल कोर्ट फी ऑन प्रोबेट्स इट इज़ विद इन 6 मंथ्स आफ्टर डिस्कवरी ऑफ अंडर पेमेंट। अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो कोर्ट फीस नहीं पे करता तो फिर क्या होगा, आफ्टर दिस इफेक्ट्स बिलोंग टू डिसीज्ड अप्लाई द सेट अथॉरिटी पे बट इज wanting to make up the court fee which ought to have been first paid or probated, he shall forfeit the sum of 1000 rupees and also a further sum at the rate of 10 rupees percent the amount of sum wanting to make up the court fee proper। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर उसकी प्रॉपर्टी में से जो है वो जब्त कर ली जाएगी 1000 रुपये की कोर्ट फीस, और उसके अलावा 10% के हिसाब से जो भी उसने जितने दिन वो कोर्ट फीस जो भी कोर्ट फी पेबल थी। 19 है जी नोटिस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर प्रोबेट और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू बी गिवन रेवेन्यू अथॉरिटीज एंड प्रोसीजर देयर ऑन। अब एप्लीकेशन का नोटिस दिया जाएगा जो भी रेवेन्यू अथॉरिटी है और उसका प्रोसीजर के हवाले से। ये सारा इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ना समझ आए तो फिर इसको डिटेल में एक अलग से चेक, जब मैं ये एक एक सेक्शन का बनाऊंगी ना लेक्चर तो फिर उसमें इसको डिटेल से कर दूँगी। फिलहाल चूँकि ओवरव्यू चल रहा है कंप्लीट एक्ट्स का, तो इस वजह से टाइम की कमी को देखते हुए 19 आई है जी पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबेट्स एंड लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 19 ये है रिकवरी ऑफ पेनल्टीज ETC। अगर कोई पेनल्टीज़ है तो वो उसका भी रिकवर किया जाएगा उसकी स्टेट में से। 19 के है जी सेक्शन 6 एंड 28 नॉट अप्लाई टू प्रोबेट और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नथिंग इन सेक्शन 6 एंड सेक्शन 28 शैल अप्लाई टू प्रोबेट्स और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन 6 वो हाई कोर्ट के में कोर्ट फीस के हवाले से था, और 28 अभी हम आगे पढ़ते हैं। चैप्टर 4 है जी प्रोसेस फीस। 20 रूल्स एज टू कॉस्ट ऑफ प्रोसेस confirmation and publication of rules. The High Court shall as soon as may make rules on the following matter: fees chargeable for serving, executing, processing issued by such court in the appellate jurisdiction and by other civil revenue established within the local limits of the हाई कोर्ट रूल्स बनाएगी किस हवाले से जो कोर्ट फीस जो है वो चार्जेबल है सिविल कोर्ट में और या फिर रेवेन्यू कोर्ट्स में एप्लीकेबल है जो। उसके अलावा फीस जो भी चार्जेबल है वो सर्विंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस इशूड फॉर क्रिमिनल बाय द क्रिमिनल कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड विद इन द सच लिमिट्स इन द केस ऑफ ऑफेंसेस अदर देन ऑफेंसेस फॉर विच पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। उन मामलों में जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट
अरेस्ट कर सकते हैं। वैसे इस सेक्शन का भी ओमिट होना चाहिए, क्योंकि जब सेक्शन 7A आ गया कि फैमिली क्रिमिनल कोर्ट में के किसी प्रोसीजर में कोर्ट फीस अप्लाई नहीं होगी, तो फिर इस सेक्शन का तो तुक ही नहीं बनता। खैर, रिम्यूनरेशन ऑफ द पर्सपियंस एंड ऑल अदर पर्सनस इम्प्लाइड बाय लीव ऑफ अ कोर्ट इन द सर्विस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम अल्टर एंड एड द रूल्स सो मेड। तो वो अल्टर और ऐड कर लेगी टाइम टू टाइम। All such rules, alteration and addition shall, after being confirmed by the provincial government, be published in the official gazette and shall thereupon have the force of law until and such rules shall be so made, be published, and fees how leviable for serving and executing process shall continue to be levied and shall be deemed to be fees leviable under this act. Section B से जी is exemption for certain processes. अब वो थे एग्जाम्पशन फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स 19 में, ये है एग्जाम्पशन फॉर सर्टेन प्रोसेसेस। कोई भी चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं की जाएगी। जो भी रूल्स मेड किए गए इस अंडर के, नो फीस शैल बी चार्ज फॉर सर्विंग एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग टेकन ऑन इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑन, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में या नहीं ले जाएगी, और आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग में कोर्ट फीस जो है वो नहीं चार्ज की जाएगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन determine that persons shall be deemed to be public officers for the purpose of preceding section. Section 21 है जी टेबल ऑफ प्रोसेस फीस। A table in English and vernacular language showing the fees chargeable for such service and execution shall be exposed to view in a conspicuous part of each court. हर कोर्ट के बाहर जो है वो इंग्लिश में और नंबर में जो मतलब गिनती में लगाया जाएगा कोर्ट फीस के, कितनी कोर्ट फीस किस केस में किस मामले में चार्ज की जाएगी। सेक्शन 22 है जी नंबर ऑफ PNC इन डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। नंबर ऑफ PNC इन फर्स्ट एंड स्मॉल कोर्ट्स और मेड। जो हाई कोर्ट है जो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ डिटरमिन करेगी कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास या मजिस्ट्रेट में कितने नंबर ऑफ PN जो वो है रिक्वायर्ड है उतने ही अपॉइंट कर दी जाएगी। 23-24 सबमिटेड है। चैप्टर 5 आ गया जी, लास्ट चैप्टर ऑफ द मोड ऑफ लास्ट और भी था मेरा ख्याल लास्ट। अच्छा, चैप्टर 5 है ऑफ द मोड ऑफ लेविंग फीस, कलेक्शन ऑफ फीस बाय स्टैम्प्स। 25 ऑल फीस रेफर टू इन सेक्शन 3 और चार्जेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कलेक्टेड बाय स्टैम्प्स। स्टैम्प के ज़रिए जो स्टैम्प पेपर होते हैं उसके ज़रिए कलेक्शन की जाएगी कोर्ट फीस की। 26 में है जी स्टैम्प्स टू बी इम्प्रेस्ड और एडहेसिव। स्टैम्प जो है वो दो तरह के होते हैं, एक इम्प्रेस्ड होते हैं और एक एडहेसिव। एडहेसिव होते हैं जो ये टिकट होती है ना हमारी जो छोटी सी, वो साथ लगा देते हैं वो। The stamps used to denote any fees chargeable under this act shall be impressed or adhesive or partially impressed and partially adhesive as the appropriate government made ratification in the official gazette from time to time direct. 27 में है जी rules for supply number renewal and keeping accounts of stamp. The appropriate government may from time to time make rules for regulating the supply of stamps to be used under this act. The number of stamps to be used for denoting any fee chargeable under this act, the renewal of damaged or spoiled stamps, and the keeping accounts of all stamps under this act, provided that the case of stamp used under section 6 shall be made in the concurrence of Chief Justice of High Court. All such rules shall be published in the official gazette and they shall thereon have the force of law. रूल्स जो भी बनाए जाएंगे उनको सप्लाई किया जाएगा नंबर, रिन्यूअल एंड कीपिंग अकाउंट्स ऑफ स्टैम्प, और वो पब्लिश ऑफिशियल गजट में जो है वो पब्लिश किए जाएंगे रूल्स स्टैंपिंग के हवाले से। सेक्शन 28 है जी स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट्स इनएडवर्टेंटली रिसीव्ड। अगर कोई स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट गलती से रिसीव हो गया तो फिर उसको जो है वो जो स्टैंप ऑफिसर होता है वो कैंसिल करेगा। कैंसिलेशन वाला आ गया था, इसमें क्या था, no document which ought to bear a stamp under this act shall be of any validity unless it until it's properly stamped. But if any such document is through mistake inadvertently certified or used any court without proper stamp, the presiding judge or the officer of the head of the office, as the case may be, or in case the judge court may, if it thinks, order the document to be stamped, he may direct and on such documents stamped accordingly. The same and every proceeding related thereto shall be as valid as if had been properly stamped in the first instance. तो वो अगर मतलब गलत कोर्ट फीस लगा दी गई या स्टैंपिंग गलत हो गई या एडवर्टेंटली हो गया कि ज़्यादा होनी थी कम हो गई है, तो वो उसको कहेंगे कि भाई प्रॉपर, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो कहेगा कि प्रॉपर कोर्ट फीस लगा के लेकर आए, और जब वो लगा के ले आएगा तो ऐसे समझा जाएगा जैसे कि फर्स्ट टाइम ही प्रॉपर लगी हुई थी।
29 है जी अमेंडेड डॉक्यूमेंट, वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज अमेंडेड इन ऑर्डर टू merely to correct a mistake and to make it conform to the original intention of the parties, it shall not be necessary to impose a fresh stamp. अब वो कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कि अमेंड हो गया है मेरली सिर्फ इस वजह से कि वो करेक्ट किया जाए मिस्टेक को और कंफर्म किया जाए कि ओरिजिनल पार्टीज़ के, मतलब जो अमेंडेड प्लेंट होती है या कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको अमेंड कर दिया जाए तो फिर दोबारा कोर्ट फीस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 30. Cancellation of stamp. No document requiring a stamp under this act shall be filed, acted upon in the any proceeding in any court or officer until the stamp has been cancelled. जो भी कोर्ट में स्टैंप लगाई जाती है ना तो उसको कैंसिल करके, मतलब उसके ऊपर एक क्रॉस लगा के, जैसे लोग आईडी कार्ड कहीं पर देते हुए कॉपी लगा देते हैं ना क्रॉस, तो ये वही वाली बात कर रहा है कि इसको भी क्रॉस कर दिया जाएगा। बाकी सारे वो पुरानी बातें कर रहे हैं जो रिपील्ड होनी चाहिए। चैप्टर 6 है जी मिसलेनियस, 31-32 रिपील्ड है। 33 में है एडमिशन इन क्रिमिनल केसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर विच प्रॉपर फी हैज़ नॉट बीन पेड वेन एवर द फाइलिंग or exhibition in a criminal court of a document respect of which proper fee has not been paid in the opinion of presiding judge, necessary to prevent a failure of justice, nothing contained in section 4 or 6 shall be deemed to prohibit such filing or exhibition. Section 34 sale of stamps. The appropriate government may from time to time make rules for regulating the sale of stamps to be used under this act. The persons by whom alone such sale is to be conducted and the district duties and remuneration of such persons. All such rules shall be published in the official gazette and shall thereupon have the force of law. Any person appointed to sell stamps who disobeys any rule made under this section, and any person not so appointed who sells or offers for sale any stamp, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 500 rupees or both. अगर कोई जो स्टैम्प वेंडर है वो उसके रूल्स की कोई वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ जो पनिशमेंट है उसकी 6 मंथ की और फाइन जो है उसका 500 रुपये का दिया जाएगा उसके। 35 पावर टू रिड्यूस और रिमिट फीस। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो हमने सेक्शन 1 में पढ़ी थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हो सकती है और फेडरल गवर्नमेंट भी, जिसकी जो जुरिस्डिक्शन बनती है तो वो ऑफिशियल गजट में रिड्यूस कर सकती है या रिमिट कर सकती है होल या एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन और एनी ऑफ द फीस मेंशन इन द फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल टू दिस एक्ट नेक्स्ट में इन लाइक मैनर कैंसिल और वेरी सच ऑर्डर, तो वो उस ऑर्डर को चेंज भी कर सकती है कैंसिल भी कर सकती है। सेक्शन 35 ए है जी ओमिटेड। 36 है फीस सेविंग्स ऑफ फीस और टू सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ हाई कोर्ट्स। अब कोई भी चीज़ इस चैप्टर में 2 में और 5 में अप्लाई नहीं होगी जो कि फीस विच एनी ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट इज़ अलाउड टू रिसीव इन एडिशन टू आ फिक्स्ड सैलरी, कि अगर कोई फीस जो है वो अलाउड है उसकी फिक्स सैलरी के हवाले से तो उस पर nothing in chapter 2 and 5 of this applies to the fees which any officer of a high court is allowed to receive in addition to a fixed salary. ये वाली चीज़ें भी वैसे अब अप्लीकेबल नहीं है, पहले शायद होती होंगी कि फिक्स सैलरी के अलावा भी अगर उसे कोई वो एडिशनल फीस वाला वो जो 16 है ना वो तो ओमिट हो गया, लेकिन वो उसी के फर्दरेंस में ये था, उसको ओमिट किया तो इसको भी करना चाहिए था। खैर शेड्यूल 1 जो है इसका पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका इम्पोर्टेंट ये पहला ही है कि प्लेन रिटन स्टेटमेंट प्लीडिंग अ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम और मेमोरेंडम ऑफ अपील नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर इन दिस एक्ट और ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन presented to any civil or revenue court except those mentioned in section 3. The amount payable under this amount number shall be rounded to the nearest 50 पैसा और प्रॉपर फी उसकी जो है वो 7.5% ऑन द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपीज़। जो मिनिमम है वो 7.5% है और मैक्सिमम जो है वो 15,000 रुपीज़ है। बाकी आगे एड वॉलरम इसकी फ़ीस जो है वो अकॉर्डिंग टू वैल्यू, ये जो मामला दिए गए हैं उसमें 1 रुपया 2 रुपये 5, ये इसकी तो अब ये तो चलते भी नहीं है अब सिक्के 1 रुपये 2 रुपये वाले 5 रुपये वाले, और या तो इसका अमेंड किया जाना चाहिए या खत्म कर बस वो एक ही रहना चाहिए 7.5 या फिर 15,000 वाले बाद। शेड्यूल 2 इसका जो है फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन टू बी यूज्ड विद सच मॉडिफिकेशंस इफ एनी एज मे बी नेसेसरी, ये कोर्ट के हवाले से आके वो जितनी इसको मॉडिफिकेशन कर
उसमें ऊपर नंबर दिए गए थे ना, वो लगाए हुए कि उसमें अमेंडमेंट जो है वो अमेंड हुआ है, अपील हुआ है, कौन से एक्ट के तहत हुआ है, कौन से एक्ट के तहत नहीं हुआ। तो ये रिकॉर्ड फीस कंप्लीट हुआ आज का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। फिर मिलते हैं किसी और कंप्लीट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।